अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद और हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद मक्सी, जो कि सेक्रेटरी जनरल एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी है। नाज़रीन, बजट को जहां हुकूमत मिसाली करार दे रही है, खुशाइन करार दे रही है, इसी पर कई सवालात भी उठ रहे हैं कि आया हुकूमत ने जो अहदाफ बताए हैं वो पूरे होते हैं या नहीं। दूसरी जानब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन साथ ही में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें मामूली जो इजाफा हुआ है उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। आम आदमी के लिए कितना रिलीफ है, कितने टैक्सेस हैं, क्या अहदाफ होंगे, इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है शब्बर जैदी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमजद मक्सी, सेक्रेटरी जनरल एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शब्बर जैदी साहब, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से 66 खरब 40 अरब का हदफ था टैक्स कलेक्शन का, एफबीआर का, जो मसूल हुए वो है 62 खरब 10 अरब रुपए। अब आगे 92 खरब का हदफ है, ये किस तरह से आप देख रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा अचीव करना? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो हम लोग बजट बनाते हैं और ये फिगर्स रखते हैं, इसकी कभी हम ब्रेकअप नहीं बनाते कि कहाँ से होती है। ये मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, जब मैं था जब भी। अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो फैक्टर होता है ना, जो आपको मूव करता है, वो होता है पहले कि आपकी इंपोर्ट कितनी होगी और आपका करेंसी रेट क्या होगा। अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा होंगी तो, और साथ में अगर रुपी डाउन हुआ तो आपका बजट कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह ये कि 54% पाकिस्तान का जो टैक्स होता है वो इम्पोर्ट फेस पे कलेक्ट होता है। तो ये दूसरी बात ये है कि इन्होंने कोई इस दफा कोई चीज तो टैक्स में की नहीं है, सिर्फ इतना काम किया है कि जो बड़े टैक्स पेयर हैं उन पे 6% टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये दो बेसिकली चीजें हैं, तो इस तरह से बजट पूरा करने की कोशिश है बेसिकली। तो सर, जिस तरह से दरामदात की टैक्स वसूली में कमी की, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, तो हाई ड्यूटी एशिया की दरामदात में कमी भी है, इसी वजह से भी हम कह सकते हैं कि देखो दरामदात में तो कमी हुई है मगर करेंसी तो गिर गई ना। अच्छा, ये सर, ये जो वैल्यू ऑफ मनी है, ये जो करेंसी के ऊपर जो कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, और दूसरा जो ये जो इंपोर्ट्स इन्होंने कुछ को एग्जाम्प्ट कर दिया है, कुछ को जीरो रेटिंग की है, और ज्यादातर जो है वो ज़राई सेक्टर के ऊपर है, इसके ऊपर फरमाइएगा। एक खास उससे क्या फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा देखिए, बात ये कि इंपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट तो किया है, मगर पाकिस्तान की एक सर्टेन लेवल की इंपोर्ट तो होती रहती है ना, और पाकिस्तान का करेंसी मुस्तकिल गिर रहा है, तो एफबीआई की कलेक्शन को वहाँ से सपोर्ट मिल जाती है। देखिए, हमारा बड़ा बदकिस्मती है ना कि हमारा अगर रुपया गिरता है तो एफबीआई को फायदा हो जाता है क्योंकि उसका कलेक्शन ज्यादा होता है। तो ये एक रियलिटी है, मगर जो उन्होंने सही किया है वो सही किया है। बेसिकली जीरो रेटिंग होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, जो टैक्स कलेक्शन के अंदर सर, जो लोअरिंग द टैक्स रेट है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो हायर स्लैब थी उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिया है, इनको टैक्स उतना ही रख देना चाहिए था ताकि जो है वो टैक्स के अंदर जो खुर्द बुर्द होती है ये नहीं दिए जाते। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जिन लोगों की आमदन 500 मिलियन से ज्यादा है, अच्छा 500 से ज्यादा जो आमदन होती है वो आमतौर पर कंपनीज की होती है, ये किसी इंडिविजुअल की बहुत कम होती है। इसकी 500 मिलियन से ज्यादा की आमदनी है। तो इन्होंने टेक्निकली ये किया है कि सारी बड़ी कंपनियों को टैक्स कर दिया है बाय अनदर 6%। आप ये समझें कि कंपनियों का रेट 6% बढ़ गया है। इसको इस तरह कर लें, सिंपल जी। आप बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें, कंपनियों का रेट 6% बढ़ा दिया। अच्छा, तो इसी तरीके से सर 150 मिलियन आमदनी वाले अफराद पर जो इन्होंने सुपर टैक्स किया, और उसके ऊपर आपको स्लैब सारी पता है, तकरीबन 40 से 50 करोड़ वालों पर क्या किया। बात कर रहा हूँ, वही वो बढ़ा दिया ना, वही पहले 4 पे खत्म हो रहा था, उसको 10 पे लिखा ना जी। अच्छा, अब जो एरियाज थे सर, ये जो इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर बहुत गौर किया और जुर्माना लगाया, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कोई खास चेंज नहीं है बेसिकली, ऐसी कोई बड़ी इसमें तब्दीली नहीं है। पुराना वाला सिलसिला ही है, कोई वो एक छोटा सा बैंक डिपॉजिट पे डाला है, उसमें और कोई तब्दीली है नहीं। तो ये वही रिकमेंडेशंस नहीं है जो आपने भी दी थी? क्या चीज थी ये वाली जो रिकमेंडेशंस जो फाइलर वाली थी? नहीं, मैंने तो खत्म की थी फाइलर वाली। देखिए, फाइलर और नॉन फाइलर की मैंने तो खत्म कर दी थी। मैं तो उसमें बिलीव ही नहीं करता कि कोई आदमी नॉन फाइलर का मतलब होता है वो आदमी चोर है। नॉन फाइलर का मतलब क्या हुआ? एक आदमी को टैक्स देना है, वो नहीं देता, उसको आपने सरकारी तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया। नॉन फाइलर तो वो चीज होती नहीं ना जी। अच्छा, तो मेरा सादा सवाल सर मैं आपसे जो समझना चाहता हूँ वो ये है कि जो सैलरीड क्लास है उसका तो टैक्स कट क्या आता है, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर नहीं कराता, वो किसी वजह से नहीं कराता। ये नॉन फाइलर पहुंचा दे, बता दीजिए, और उसके ऊपर जुर्माना क्यों लगेगा? नहीं, सैलरी वाला क्यों नहीं रजिस्टर कराना चाहता? उसका तो टैक्स कट जाता है ना सैलरी वाले। जी, कट जाता है। नहीं कराने का तो खुद ही आ जाता है।
जब वो टेस्ट चढ़ जाएगा तो जब एम्प्लॉयर उसका जमा कराएगा जी जी। तो उसको किसी दाम से जमा कराएगा ना, तो फाइलर तो वो हो ही जाएगा इन दैट सेंस। अच्छा, तो फिर ये नॉन फाइलर किसको कह रहे हैं? नॉन फाइलर होते हैं ना जो दुकानदार होते हैं, जो बैंकों से ट्रांजेक्शन करते हैं, जिनके पास एनटीए नंबर नहीं होते। अच्छा, सनती अशिया के ऊपर सर जो इन्होंने जो हदफ बनाया है, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि 0.29 से जो है वो इन्होंने 3.5 का जो हदफ बनाया सर, वो कैसे करेंगे? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? जो टोटल हदफ इन्होंने जीडीपी का बनाया है। जीडीपी का नहीं, वो तो खैर नहीं, आप बात कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के रेट की बात। जी जी, उसी की बात कर। जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं, वो नहीं हो सकता, वो बेकार की बातें करें। वो तो मतलब कहने को तो कुछ भी कह लें यार, कहने को तो कुछ भी कर लेना। वो होता ये कि जब आप देखें सबसे ज्यादा आपने अभी रिसर्च नोट की होगी, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो लाइव स्टॉक में हुआ है। तो और लाइव स्टॉक मैंने एक दिन पूछा यार लाइव स्टॉक में कैसे आप कहते हैं कि इतना ग्रोथ हुआ? कहता यार किससे जाके बकरियां गाय कितनी जितना मर्जी लिख लो। तो सर ये बजट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि उसमें आईएमएफ की किस्त भी हमें मिल जाएगी। जब हम आईएमएफ के साथ मुआहदा हो ही नहीं रहा तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा मार्केट से? मेरी बात जी जी देखिए, आप लोग भी टाइम जाय कर रहे हो। देखिए, जो लोग बजट बना रहे हैं, जिन्होंने बनाया है ये, वो सिर्फ इसको दंग टपाव वाला काम है ये। इसलिए बनाया गया कि बजट बनना था आगे चले, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है, उनका कोई मर्जी नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात कितने अरसे के लिए बजट बनाया सर, मुझे ये बताएं। और ये तकरीबन 120 वाला क्या मामला है? और ये जो प्रोविंशियल बजट होगा वो किस तरीके से दो महीने बस 2 महीने बाद सप्लीमेंट्री बजट। तो अनाउंस कितने का कर रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है कि 12 महीने का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या चीज कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से बजट इन्होंने पेश किया है उस पे आपको क्या लग रहा है सर? 2 महीने का बजट है। 2 महीने उसके बाद मेरी बजट आएगा, फिर जब वो नई हुकूमत सप्लीमेंट्री बजट आएगा। अच्छा, एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री आएगी। अच्छा सर, एक और चंद चीजें आपसे पूछनी पड़ेंगी। केयरटेकर आ जाएंगे, सप्लीमेंट्री आ जाएगा। अच्छा, तो ये अनाउंस कब तक आपको लग रहा है कि इसके बाद से फिर जो बजट है उसका क्या होगा? असेंबली तो रिजॉल्व हो जाएगी ना, एक सर्टेन टाइम है ना, कौन सी डेट है असेंबली की? डेट क्या है आपको पता? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो अच्छा है ना आइन में। अब इसका मतलब ये हुआ कि आईएमएफ जो भी बात करेगी वो मिनी बजट के बाद बात करेगी। ये कह रहे हैं कि प्लान बी है सर। प्लान बी क्या है? आइन में क्या डेट है असेंबली रिजॉल्व होने की? कोई है ना डेट? जी जी जो भी है उस डेट को असेंबली खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद केयरटेकर आ जाएगा। अच्छा, मैं ये सियासी सवाल आपसे तो नहीं कर सकता कि करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बताएं, ये तो ठीक हो गई। नहीं, ये सवाल भी आप कर लें। देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है इसमें करे। तो आपको लगता है तो आपको लगता है बात मिनी बजट तक पहुंचेगी? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जो बजट उन्होंने किया है ये तो टाइम पूरा रहा है। अब वो आएंगे केयरटेकर्स, देखेंगे आईएमएफ वाले के साथ बैठेंगे क्या करना है। अच्छा, उसमें जरदारी अच्छा, मेरे पे सर बड़ा प्रेशर है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पे बड़ा प्रेशर है। उन्होंने कहा बीइंग इकोनॉमिस्ट आप अच्छी बात कोई नहीं बता रहे। आपको कोई अच्छी बातें लगी हैं तो काइंडली बताइएगा। नहीं, मतलब क्या अच्छी बातें लगी है? मतलब तो बजट पेश किया सागदार साहब ने, कोई अच्छी बात होगी ना सर? अगर अच्छी बात लगी हो तो मैं बताऊँ ना यार सर। कोई निकाले सर, कोई तरीका कार। अच्छा, ये मुझे आप बताएं, वो कह रहे हैं प्लान बी भी है अगर आईएमएफ नहीं देता। 9th रिव्यू, 10th रिव्यू, 11th रिव्यू। सर आप इस तरह करें, मेरे कमेंट छपे हुए बिजनेस रिकॉर्डर में आज। मैंने पढ़ लिया ना सर, मैं वो पढ़ कर ही बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने प्लान बी के बारे में लिखा है ना यार। सर फरमाए ना सर, मेरे लिए भी सर, हमें भी, मुझे भी कुछ आसान से बताएं। वो कई लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते सर मेरी तरह। देखिए मेरी बात सुने, प्लान बी की बात भी नहीं करें। देखिए अच्छा। मेरी बात सुने, आप प्लान ए है, वर्ल्ड बैंक का प्लान है, आईएमएफ का प्लान है। आप प्लान बी की बात कर प्लान ए वाले को नाराज नहीं करें, खुदा का वास्ता है। हाँ, बहुत ही खास बात कर। तो ये कैसे विदाउट आईएमएफ कैन वी मूव ऑन? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। तो अब करना क्या है सर? ये किस तरीके से पहुंचना है? मैं तो ना सेल्स टैक्स पे बात कर सकता हूँ, ना मैं उसके स्टेशनरी आइटम्स पे बात कर सकता हूँ, ना पैम्पर डायपर की बात कर सकता हूँ, ना फिशरीज पे बात कर सकता हूँ। मैं लाइटर नोट पे आपको बताऊं, वो एक बंदा था ना, तो वो लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, वो बंदा था, उसने कहा मेरे पीछे शेड लग जाएगा। उसने तुम क्या करोगे? उसने मैं दरिया में कूद जाऊंगा। उसने दरिया में कूद जाओगे फिर क्या करोगे? दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। तो दरख्त पे तुम क्या करोगे? फिर तो शेर ही करेगा, मैं क्या करूंगा? अच्छा शेर सर, आप मेरी बात, आप सर मेरे बड़े हैं, आपको पता है, आप मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे कई जगहों से कहा गया अच्छी बात करे। सर इसमें अच्छी बातें लिखी हुई है यार, मुझे बताओ ना अच्छी बात। सर अच्छी बात लिखी हुई है कस्टम ड्यूटी के ऊपर कई चीज। सर डायपर्स के ऊपर छूट दी गई है, तजारती फिशेस की। अच्छी बात में मतलब अच्छी बात करूंगा आपके लिए, जी जी हो जाएंगे।
देखिए अच्छी बात यह है कि आप ये दुआ करें, सुबह फजर की नमाज में जाएं, दुआ करें कि चाइना और अमेरिका की जंग हो जाए। अच्छा ठीक है, उसमें हमें 4 पैसे मिल जाएंगे। हाँ अच्छा, नहीं ये तो वही प्लान बी पे ना जाए ना सर, फिर अभी आपने मना किया। नहीं यार मेरी बात सुनो, नहीं। अच्छा सर ने आई गेस प्लान सी बता दिया है। चाइना और अमेरिका की जंग हो गई ना जी तो हम 4 पैसे पकड़ लेंगे उसके अंदर। अच्छा अच्छा सर, ये निजकारी की बातें भी हो रही, जिस तरह से एयरपोर्ट की निजकारी के लिए काम जारी है, कहा जा रहा है कि जुलाई में पहले एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का इश्तेहार देने का इरादा है, तो हुकूमत करेगी कि अपना ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो भी निजकारी करेगा जब उसकी गवर्नमेंट खत्म होगी तो वो नैब के तहत जेल चला जाएगा। सही। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये बताएं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं 1.7 ट्रिलियन जो है ये मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री कब कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना। अच्छा 1% यील्ड है, क्यों नहीं लगाते सर, क्या वजह? आप थे ना, रिफॉर्म हो सकता है यार, मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम सही कह रहे हो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ अगर सिंसियरली शहबाज शरीफ साहब सिंसियरली भी बिल्कुल सही प्राइस से भी भेज देना स्टील मिल, तो पाकिस्तान में 100 आदमी ये बोलेंगे गलत बेचा है, 100 आदमी बोलेंगे कि सही बेचा है, और जब ये बेचारे जाएंगे तो ये नैब के कोर्ट में खड़े होंगे, तो ये क्यों बेचेंगे फिर बेचारे? आप समझे ना, हमने सिस्टम क्या बना लिया है, सोचो ना कभी, हमने सिस्टम क्या बना लिया है। हम ये कहते हैं कि अगर ये XYZ है, अगर इसने काम किया, देखिए आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी सीट से हटने के बाद नैब में नहीं खड़े हुए? तो आप बताए ना, है देखा है कोई आपने आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर आप क्या परेशानी है? फिर मुझे बैरिस्टर क्यों नहीं बनना चाहता? इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं बैरिस्टर बनूंगा तो नैब में खड़ा होऊंगा। अच्छा, फिर आज के बाद से मैं यानी तकरीबन 212 स्टेट ओन एंटरप्राइज है, उसके ऊपर मैं बात करना बंद कर दूं, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता? आप बात करें, बिल्कुल बात करें, मैं कब कह रहा हूँ बात सर। 1.7 ट्रिलियन जिसका यील्ड 1% निकलता है, इस पे बात खत्म नहीं। अच्छा एक और बात बताएं, जराई शोबे की मेरी बात सुनो, मैं कब कह रहा हूँ बात नहीं करो तुम, मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ बात? सर वो तो मेरा बात तो कर ही रहना, सुनी कोई नहीं रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मगर मुझे एक ईमानदारी से बताओ कि जो बेचेगा, जो भी बेचेगा, तो क्या पाकिस्तान के 100 अखबार और 100 चैनल सही नहीं करेगा? 100 चैनल जिसके मुखालिफ हैं वो नहीं चलाएंगे कि ना कमीशन खा लिया, चलाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। अच्छा, गॉट द पॉइंट, नाउ गॉट द पॉइंट। अच्छा समझ आएगी? समझ आ गई, आप समझ आ। तो वो पागल होगा जो बेचारा नैब में जाएगा, तो वो कहेगा यार बेहतर है कि मैं टाइम गुजारूं, घर चला जाऊं, मैं क्यों बेचूं? अच्छा बहुत सारे, अच्छा एक बात बताएं, पूरे बजट के अंदर सारी की सारी बातें जो है ना, बहुत सारी जो है वो जो फंड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तेस्वाब पे हैं, यानी उनके सवाबदीदी फंड हैं, वो क्या है सर? नहीं सवाबदीदी फंड नहीं है, वो रिलीफ फंड होते हैं, नहीं वो ऐसी कोई खास बात नहीं। अच्छा चलिए, आप ज़राअत का थोड़ा सा बता दें। ज़राअत को सर कहा गया है कि कोई इनके ऊपर टैक्स नहीं है, ज़रूरी कर्जों की हद जो है वो 2250 अरब रुपए से जारी की जाएगी, ज़रूरी ट्यूबवेल और मेयारी बीज वगैरह ये सारा आपके सामने। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अब पाकिस्तान में ज्यादा काम करने की जगह नहीं रह गई है। अब तो ज़राअत को क्यों टच नहीं किया सर? मैं वो पूछ रहा हूँ, सारे पे टैक्स लगाए, इन पे क्यों नहीं? किस पे टैक्स लगाए? ज़राअत पे टैक्स क्यों नहीं लगाए? ज़राअत पे टैक्स है, पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती। अच्छा, पंजाब नहीं, दोबारा समझाइए मुझे। पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती सर, इसकी क्या रीजन है? कोई भी देखिए, ज़राअत जो है पाकिस्तान के लॉ में ज़रूरी इनकम की टैक्सेबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा हुआ है। सिंध में क्या होता है सर? मगर वो कलेक्ट नहीं करते, मैं क्या करूँ? अच्छा अब मुझे बताए ना, पूरे ज़राई शोबे के अंदर जो है बेशुमार मराद हैं, आप मुझे बताएं, आप जब FBR के चेयरमैन थे, आपने कहा होगा और डेफिनेट कहा होगा कि इसके ऊपर कुछ किया जाए, तो ज़राई शोबे के लिए आपके ज़हन में क्या था? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने RTO का नाम लिया था, याद है? याद है? लिया था। तो फिर इसीलिए तो बाहर बैठा हूं मैं। हाँ बस अब समझ आ गई ना, तो फिर मैं अच्छी बात कहां से करूं? फाइनल हो गया, मैं अच्छी बात नहीं कर सकता ना, आप मुझे ऑथेंटिकेट तो कर दें। क्या कर दें? आप मुझे ऑथेंटिकेट तो कर दें, मेरी तौसीह तो कर दें कि भाई मैं, वो कह रहे हैं बजट के ऊपर अच्छी बातें करें, मैं कहां से करूं? नहीं, मैं पाकिस्तान की अच्छी बातें कहां से करूं? हाँ ठीक हो गया। नाज़रीन, माहिर मुआशियात शबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक मशीर वजारत ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो असातिज़ा की तनख्वाहों में भी या सरकारी मुलाजमीन के ओवरऑल तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, 30 से 35% इजाफा हुआ है, जो कि अच्छी खबर है। और चूँकि हम आज ये भी बात करेंगे कि जो बजट आया है इसमें अच्छी खबरें कौन सी हैं और जिस पर हम तनकीद कर सकते हैं या जिसमें हुकूमत कामयाब नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएगा कि ये जो असातिज़ा का मुतालबा है कि 40% हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए, सबसे पहले तो ये भी बता दें इसके ऊपर आपके मुतालिबात क्या हैं, ये भी बता दें। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने फरमाया कि अगर 35% इजाफा हुआ है, अगर 17 एंड अबव, तो उसको हम एक हद तक किसी हवाले से उसको अगर वेलकम करते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जो इशू ये है कि पिछले साल 2022 के बजट में हुकूमत की तरफ से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस एक किया गया था, जिसमें ये था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑटोनमस बॉडीज़ जो है वो इसको अपने सोर्स से जो है वो देंगी। लेकिन अफसोस से ये आज कहना पड़ता है कि आज पूरा माली साल ख़त्म होने के आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके जो टीचर्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो जो 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था उससे महरूम है। और कई यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जो 2021 के 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस से भी महरूम है, तो वो 40% से महरूम है। तो ये वो है कि जब तक आप देखें, हमें ये पहले बड़ा क्लियर करना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ को जब आप कहते हैं कि यहाँ पे इल्म की तख्लीक की जाती है, वेयर दिस नॉलेज इज़ क्रिएटेड, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इसका मतलब कि वहाँ पे एक्सपेंस की बजाय आपको इन्वेस्टमेंट के जब तक आप पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे तो आपको वो मतलूबा नताइज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हायर एजुकेशन मैदान में नहीं मिल सकेंगे। अब जो हमारा जो इसमें मेन कंसर्न है कि आपने 35% का इजाफा कर दिया, 30% का इजाफा 116 तक कर दिया, 116 तक आपने 35 किया और 35 जो है वो 30% बाद में किया। तो दूसरी साइड पे जो यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए रिकरिंग ग्रांट चाहिए होती है, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा जो बड़ा एक कंसर्न मौजूद है और वो नहीं एड्रेस किया गया। बार बार उसकी तरफ इशारा किया गया कि 2018 से आपने 65 अरब रुपया उसका रखा हुआ था रिकरिंग ग्रांट फॉर द यूनिवर्सिटीज़। अब इस तादाद 4-5 सालों में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद आपने बढ़ा ली। अब आप इन्फ्लेशन को जब आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुँची, जबकि आपने जो एलोकेशन ऑफ बजट वही रखी। जो स्टेट ओन यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी? जी इस वक्त करीबन 150 के करीब अगर उनकी यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें HEC के थ्रू आप फंड जो है एलोकेट करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को रन करने के लिए। सर पेंशनर्स भी होंगे तकरीबन, अब उनको 17% बढ़ा दी गई है तकरीबन, और जो ग्रेड 16 तक जो है उनकी 30%, और जो अबव हैं यानी आप जैसे यकीनन 17 से ऊपर ग्रेड के हैं तो आपको 35%। तो ये अब आपको मिल नहीं जाएगी अगले महीने में, आपकी तनख्वाह में लग के नहीं मिलेगा? जी असल में ये बात है कि ऐलान तो हुकूमत की तरफ से हो गया, लेकिन मैं जो दूसरी बात आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ को जो फ़ंड दे रहे हैं, अगर वो फ़ंड इसके साथ मैच नहीं करते तो यूनिवर्सिटीज़, अब कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बढ़ाकर आपके मुंह बंद किए गए। जी अगर ये इस ऐलान तक किया गया है, मैंने कहा जो मेजर मसला था उसको एड्रेस नहीं किया गया। 5 साल से 65 अरब रुपए, आज भी आप 65 अरब रुपए के साथ 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ चलाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे रिसर्च क्या होगी? अच्छा, वहाँ तो पे वफाक ने अनाउंस किया, फिर इसके बाद प्रोविंस को पहुंचेगा, फिर प्रोविंस से क्या सर HEC को पहुंचेगा या फेडरल से डायरेक्ट HEC को पहुंचेगा और वो ग्रांट आपको? जी फेडरल से डायरेक्ट ये HEC को जाता है। फेडरल HEC फिर यूनिवर्सिटीज़ को फर्दर जो है वो ग्रांट डिस्पर्स करती है, और कई अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बनी जो सूबाई चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। साल से पूछूं कि हर साल जब बजट बनता है तो आप तक पहुंचते एग्जीक्यूट होते क्या टाइम लगाता है? जी उसमें ये देखें कि जब आप ये जुलाई तक ये इसके प्रोसीजर होते हैं, हमारे तक इसकी ग्रांट पहले पहुंचते सितंबर आ जाता है आमतौर पर, तो 2-3 महीने जो है वो आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में गुजारते हैं। मैं दूसरी ये मिसाल देता हूँ कि पिछले साल भी यही बजट एलोकेट का लफ्ज़ बोला था, मुझे बताएं कि आप खुद से बताइए कि इनोवेशन के लिए, टेस्ट लेबॉर्ट्रीज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या HEC या उनकी तरफ से कई बहुत गौर के साथ इनको चीज़ें दी गई हैं? और अब तक अगर आपने कोई इस्तेलाहात की हों, कोई चीज़ें चेंज की हों, या जैसे ज़रई यूनिवर्सिटी है उसने क्या सर ऐसे बीज पैदा किए जो सारे तो बीज हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, सारे के 10-10 साल पुराना बीज है, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनी ही नहीं है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो सुपरफाइड नहीं होनी चाहिए। बाज़-औक़ात एक पाइप के सही एंगल रखने से ही पानी जो है वो पहुँच जाता है, ट्यूबवेल का काम कर जाता है, तो इनोवेशन तो सिखाई नहीं गई। बताइए सर। जी मैं आपकी बात से देखें, बात ये कि मैं आपको सिंपल ये बात बताता हूँ कि जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं
कि वहाँ पे ये जो लेटेस्ट वहाँ पे जो इनोवेशंस हो रही हैं, वहाँ पे आप ज़रा जाके उनके रिसर्च के लिए एलोकेटेड बजट्स को ज़रा देख लें। आप इस वक्त जो इंटरनेशनली जो डेवलप्ड कंट्रीज है 6% ऑफ देयर GDP दे स्पेंड ऑन द हायर एजुकेशन, जहाँ पे जो नॉलेज क्रिएशन और जहाँ पे जो रिसर्च के ऊपर एजुकेशन को कितना दिया गया रिसर्च आप के लिए? इंडिया और बाकी ममालिक 4%, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज भी हम 2.5% को क्रॉस नहीं कर सके। 2023 में बैठे हुए मैं ये बात करता हूँ, सर इंडिया को कितना है, बांग्ला को कितना है, बाकियों को कितना है? एग्जैक्ट अगर मैं उसमें जाऊं तो मेरे पास शायद उसका एग्जैक्ट मर, लेकिन ये है कि हम इस वक्त 2.5% को भी टच नहीं कर पा रहे हैं स्पेंडिंग ऑफ और GDP। अगर आप देखें कि जब आप 10-10.5 हज़ार आपके बजट है, आपका बजट का वॉल्यूम है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन के लिए हमारा एलोकेटेड बजट टोटल जो है वो 135 अरब है। आप ये वाला अमाउंट देखें कि 65 अरब हम दे रहे हैं रिकरिंग ग्रांट जो यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए हैं, और 70 अरब हमने इस दफ़ा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ा के डेवलपमेंट के लिए। इस दफ़ा जो है पिछली दफ़ा बड़ी ज्यादती की गई HEC के साथ, और इस दफ़ा जो है वो हमने तबाही किस्म का, जो तबाही तो उस तरह नहीं, यानी शानदार किस्म का जो है हमने बजट एलोकेट किया। ये बात दुरुस्त है जी? देखें, उसी में मैं इसी वक्त जो है उनसे ये एक सवाल करता हूँ कि जो पिछले साल एलोकेट बजट था जो यूनिवर्सिटी, उसी में से भी 5% आपने कट कर लिया है। इस वक्त भी यूनिवर्सिटीज़ को 5% ऑफ द लास्ट ट्रांशे जो है उसमें से कट करके आपने दिया। तो मुझे बताएं कि उन यूनिवर्सिटीज़ को आप चलाने देखें, जब तक आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को पूरे तरीके से, मैंने वही बात कही, उनको इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देखेंगे तो वो आपकी कभी ये आप इस तरीके से आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको यूनिवर्सिटीज़ आप एक लाइबिलिटी के तौर पर उनको ले रहे हैं, आप उनको उस तरीके से फंड्स नहीं दे रहे जो उनके रिक्वायरमेंट। जो पैसा हम लोग लैपटॉप स्कीम पे खर्च कर रहे हैं, जो पैसा लैपटॉप स्कीम पे खर्च कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी को ये देना चाहिए रिसर्च सेंटर के हवाले से। बिल्कुल, लैपटॉप अगर दे रहे हैं तो खुशाइंद बात है, हम उसको अप्रिशिएट, लेकिन बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स जहाँ पे ये इल्म तख्लीक होता है और उसके बाद डिस्बर्स होता है बाकी जगहों पे लिए, वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ फोकस जो आपने तवज्जो करनी होगी, और वहाँ पे यही मैं बात बार बार जो दोहरा रहा हूँ, तरजीहात का फर्क सामने बना देता हूँ। एक तो आप बजट के हवाले से बता दें, दूसरा ये जो तनख्वाहें बढ़ा के सिर्फ मेरे ख्याल में आपको मुंह बंद किया गया क्योंकि आप लोगों को तनख्वाहें ज़्यादा कर भी दी जाएं, जब तक आपका जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी आपका स्टूडेंट वो जो है वो बैचलर करता है, मास्टर करता है, फिर MPhil करता है, फिर PhD करता है, सिर्फ ये पढ़ता ही जाता है, कमाता कुछ भी नहीं है। और वो वजह उसकी ये है कि वो दुनिया में कंपैटिटिव रिसर्च नहीं रखते। आप एग्री करते हैं? जी, मैं इसी बात से बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और यही जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब तक आपका एजुकेशन सेक्टर एंड स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर डेवलप नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा, आप जिस मर्जी सेक्टर में जाकर जितनी मर्जी आप स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर कर लें, आप ये बात हमारी नोट करके रख लें, 10 साल बाद भी आप इससे पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने बहुत सारे जो है वो जो आसानियाँ पैदा की हैं। एग्रीकल्चर की रिसर्च अगर अच्छी ना हो, और जिस तरीके से मैं मोरद इल्ज़ाम अगर ठहराऊं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके से अगर मतलब पूरे चाइना के अंदर जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर बेशुमार काम हो रहा है, क्या पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ख़ासतौर पे फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी और बिलअमूम बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या उस तर्ज के ऊपर काम कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर? जी, मैं वही वाली बात अपनी बात करूंगा कि आप चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंसेस दिए जाते हैं रिसर्च के लिए, वो भी ज़रा कंपेयर कर लें, और जो पाकिस्तान देता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक इस वक्त रिसर्चर को अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके अपना पेपर पढ़ना हो तो उसको मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 3 लाख रुपए है। मुझे बताएं 3 लाख रुपए में उसको रिसर्च की कौन से यूनिवर्सिटी का मैंने सुना था 50,000 और 40,000 मैं जी यही बात करूं तो आप मुझे खुद सोचें कि जब आप रिसर्च इनोवेशन की बात, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, तो इसमें तो उसकी एयर टिकट किसी मुल्क की नहीं आ सकती। उसने रिसर्च कॉन्फ्रेंस के लिए फीस कहाँ से देनी है, रहना कहाँ से। यहाँ के हैं सर, जो यहाँ के मालिकान यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो कहते हैं ये रिसर्च इधर उधर से पकड़ के करते हैं तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, इसलिए चुनाचे वो रिसर्च में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो यही मैं बता रहा हूँ ना कि जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक रिसर्चर्स को उस तरीके से फंडिंग नहीं करेंगे, इस तरह शुकूक व शुबात में जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे आज हमारा पाकिस्तान खड़ा है, जब तक आप उसकी रीढ़ की हड्डी हायर एजुकेशन को आप प्रमोट नहीं करेंगे, उसके ऊपर वही वाली बात कि इसको आप एक्सपेंडिचर समझेंगे। सर बात कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर, आपने शबर जैदी साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे सर, ज़राअत के ऊपर कोई टैक्स है या बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाता, और ये क्या मामला चल रहे हैं?
और अगर दे भी दिया जाए और आसानियां दे भी जाए तो ज़राअत तरक्की क्यों नहीं कर रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ज़राअत के शोबे में अगर देखा जाए तो टैक्स बिल्कुल सूबाई लेवल पे ये टैक्स लिया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट भी बिल्कुल पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के, अब ये साफ ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत के एक सोर्स ऑफ इनकम में है और साफ ज़ाहिर है अगर उसको मज़ीद एफिशिएंट करने की तो ज़रूरत है। साफ ज़ाहिर है हमारा टैक्सेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्राम इनकम टैक्स, बाकी से अगर उसको एफिशिएंट करने की तो ज़रूरत है और यही बात आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में भी आता है। लेकिन ये बात नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है वो टोटली जो है वो टैक्स से टैक्स नेट से जी बिल्कुल टैक्स देते हैं। जी मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी देता एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एग्रीकल्चर पे भी टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल देता हूँ। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? जी मैं अब समझता हूँ कि एग्रीकल्चर वही वाली बात है कि एज एक नेशनल ड्यूटी मुझे तो जो टैक्स असेसमेंट होती है वो मैं देता हूँ और उसके साथ ज़ाहिर है कि एज ए रिस्पांसिबल सिटीजन। रिस्पांस आपकी तरफ अच्छा है? नोटिस मजीद आ जाते हैं या और मामलात होते हैं या आपको फिर उस तरह एक ट्रीट भी किया जाता है? जी क्योंकि मैं सैलरीड क्लास से तल्लक रखता हूँ तो FBR को मैं अपना इनकम टैक्स देता हूँ और बीइंग सैलरीड क्लास डेफिनेटली बड़ा रेगुलर मैं देता हूँ उसमें, और जो पंजाब गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देता हूँ। तो मैंने वैसे दोनों तरफ से आज तक कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसी हैसल जो है वो फेस नहीं की। मैं रेगुलरली बिल्कुल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी करता हूँ। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बाकी अदरवाइज़ हैं, लेकिन एज ए माई सेल्फ मुझे अपनी सबसे पहले ये है कि एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटीज़ एंड आई डू दैट। ठीक है, या ब्रेक ऐड कर लें। डॉक्टर अमजद मक्सी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मुआशियात हैं। उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमजद मक्सी। डॉक्टर अमजद मक्सी साहब, इससे पहले कि हम डॉक्टर खाकान नजीब की जानिब जाएँ, जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे ज़राअत पर टैक्सेस जो है वो FBR नहीं लगाती, आप भी बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत ये टैक्सेस ले रही है, कलेक्ट कर रही है। तो जब आप लोग टैक्सेस देते हैं तो बदले में आप लोगों को रिटर्न में क्या मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि टैक्स देना बुनियादी तौर पर एक तो एक ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदार एक शहरी के तौर पर एक टैक्स देना और उसके बदले में उसको इंसेंटिव देना, मज़ीद सहूलियात देना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और वो इस वक्त तक साफ ज़ाहिर है कि उस हालात से उस हवाले से हम कोई खुशाइंद नहीं कह सकते, लेकिन मज़ीद अगर इस तरीके से अगर इंसेंटिव दिए जाएँ तो मज़ीद लोग जो है वो टैक्स नेट में आएंगे। इसकी सहूलियात को जितना बढ़ाया जाए और मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी इसमें हौसला अफजाई और डर और खौफ को अगर ख़त्म किया जाए तो बहुत सारे लोग इस मज़ीद टैक्स नेट में आएंगे और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल सर्विस में वो ज़रूर देंगे। अच्छा, यही सवाल अब खाकान नजीब साहब के पास ले जाते हैं। सर कैसे देख रहे हैं सर बजट को? सबसे पहले तो सर मुझे टैक्सेस के अहवाल बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा ख्याल है कि ये बजट जो है ना, ये इसकी कॉन्स्टलेशन बड़ी डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी भी डिफिकल्टी में है, हमारी इकोनॉमी जब हम अंदर आ रहे हैं वो भी डिफिकल्टी में है। पिछला साल लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सो वो भी डिफिकल्टी में है। फ्लड्स का अपना असर चल रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमी डिफिकल्ट। इसमें ये बजट बनाया गया है। इस बजट में जो एक सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वो ये है, वो याद रखिए कि हमारा जो बढ़ा हुआ इस वक्त मार्कअप का एक्सपेंडिचर है ना, वो आज से 5 साल पहले 1800 अरब था। इस बजट में 7303 अरब रुपया है। दिस इज नॉट अ स्मॉल। आप डिफेंस की हमेशा बात किया करते थे, 1800 अरब सिर्फ डिफेंस है, 7300 मार्कअप है। तो रियलाइज करें कि कितनी डिफिकल्टी में है ये बजट। और जो हमारे टैक्सेस की साइड है वो हमने इस दफा लिया है 9200 अरब। अगर आप मुझे पूछें तो ज्यादा लेनी चाहिए थी। इसको करने के लिए भी मेजर्स बहुत कम लगाए गए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमी काउंट कर रही है। हुकूमत के आखिरी 1.5 माह हैं बजट के बाद, सो उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेशन नहीं की। उन्होंने बहुत हैवी, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी अप्लाई करके नहीं ऐसे कोई चीजें सामने रखी। अच्छा सर, ये बताइए, नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा तकरीबन 2973 रुपए का, ये कोई मसला नहीं, इसका क्या मतलब हुआ सर? डॉक्टर साहब, 2963 का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ऑफ कोर्स ये अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये 1618 अरब इस साल कलेक्ट हो रहा है। तो ये मतलब 83% का राइज कैसे आएगा? सो ये तो हर इंसान ये सवाल करता है। सर अब आगे एक और सवाल भी करता हूँ। 902 बिलियन का जो वो कह रहे हैं कि टैक्स से ले लेंगे, ये सारा का सारा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, FBR कैसे करेगा सर? 9200 अरब का जो टैक्सेशन है ये रखी है, जो इस वक्त गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। 300-400 अरब इससे कम रहेगा अगर यही हालात चलते रहे। अब देखें कि अगले साल इंपोर्ट्स आप कितनी खोलते हैं। देखें, बहुत बड़ा इंपोर्ट का जो हमारा आता है टैक्स, वो चूंकि इस साल
इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से नहीं आया। इंपोर्ट स्टेज पे बहुत बड़ी टैक्सेशन है पाकिस्तान में। सो ये लेट्स सी कि हाउ दिस ओपन्स। अच्छा, क्योंकि आपको सारे एरियाज का पता है, इंपोर्ट सर बड़ी स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर खोली गई है, कोई खास वजह? डॉलर नहीं है, आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, मल्टीलैटरल के फ्लोज नहीं है, कमर्शियल फ्लोज नहीं है, सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर देने हैं, क्यों तेरा इंतजार है जाना। अच्छा सर, मैं आपसे पहले भी सवाल किया था कि 10 साल से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पहले कोल पावर प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, हाइड्रो भी नहीं बनाया, दासू डैम बन चुका है, उसको नेशनल ग्रिड में नहीं पहुंचाया, रीजनल ग्रिड में नहीं पहुंचाया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जो है वो यकदम जो है वो सोलर पे बहुत मेहरबानी की जा रही है, जबकि अभी उसकी टेस्ट एंड ट्रायल्स भी नहीं हुए, बाकी चीज़ें भी नहीं हुए, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खाम माल के लिए इंपोर्ट भी खोल दी गई है और दबादब किस्म की उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? डॉक्टर साहब, हमारी टेक इज कि वो मैं एक फंड देख रहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, तो आजकल जो ग्रीन एनर्जी है ना, दैट्स द न्यू, जिसे आप कहें न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग। सो सोलर एनर्जी इज वन ऑफ दोज ग्रीन एनर्जीज दैट इज देयर। सोलर का पाकिस्तान का पोटेंशियल हमने हमेशा जाना है, ये कोई आज नहीं है कि हमने जाना है। पहले इसकी डॉक्टर साहब प्राइस बहुत महंगी होती थी, जब भी इसकी प्राइसिंग करते थे फॉसिल फ्यूल्स के सामने तो ये बहुत महंगी। अब उसकी कीमतें चूंकि नीचे आ गई हैं, अब तो घरों में आपने देखा है लगना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए इस पे आप जोर अब देख रहे हैं। अल्लाह ने ये तो, हमें इससे कोई शक नहीं है कि विंड नहीं तो सर ये तो सोलर पैनल तो सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो कब से ही मंशूर है, पूरी दुनिया को पता है। गिलगित बल्तिस्तान में 2013 से इसको शुरू करना था, 2018 से ये आइडिया क्लियर था, विंड का भी बड़ा क्लियर था। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें रुक ना जाए, मुझे ये बताएं सर, पेंशन के ऊपर 17% उनको दे दिया, 30% वो दे दिया, और यानी ग्रेड 1 से 16 तक, और फिर तकरीबन 17 से आगे जो है वो तकरीबन 35%। ये खास खुश करने के लिए जो है वो हुकूमत के लोगों को जो है वो क्या किया गया है, बताइए। देखिए, मैं तो इस वक्त सिर्फ ये कहूंगा कि इस पे कि जहां तक पेंशन का ताल्लुक है, आई वुड हैव डन 15% ऑन पेंशन, 17.5 किया है। 1 से 16 के जो एम्प्लॉइज हैं, दीज आर लो इनकम अर्नर्स। कुछ मिडिल इनकम में शायद चले जाते हो, बट यूजुअली लो इनकम अर्नर्स हैं, तो इनको कहीं मेरा ख्याल है 20 से 25% कर देना भी ठीक था, जो इन्फ्लेशनरी है उसके साथ। बट जो 18 से 22 है उस पर फिर नजरसानी इसलिए मैं कहता हूँ कर ले कि ये लीडरशिप पोजीशंस के लोग हैं। अच्छा सर, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि वो जिस जगह जिस इदारे में काम करते हैं, ये जब ये एलोकेट तो कर दिया, पेंशन आते इनके ऊपर जो तनख्वाह का इफेक्ट आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, और जब इदारे के पास इदारे के लिए बजट नहीं होगा तो तनख्वाहों के लिए कहां से आएगा? ये पैसे जितने भी हैं डॉक्टर साहब, मैंने इसीलिए शुरू किया था कि all these monies are from borrowed funds. Yes. हम एक फिस्के का खसारा रन करेंगे, ये सारे पैसे बोरो करेंगे और अगले साल पे करेंगे। अच्छा, अभी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है सवाल करते हुए, मैंने बड़ी कोशिश की है सर, पूरे टैक्स से कोई अच्छी बात, पूरे बजट में से कोई अच्छी बातें निकालूं। मुझे ये बताएं सर, प्राइवेट ये जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, 1.17 ट्रिलियन का आपका पूरा हुजम है, और ये यील्ड है इसकी 1%। सर मुझे ये बताएं, ये क्यों प्राइवेटाइज करने में कौन सी चीज इनको माने? कुछ को बंद करना पड़ेगा क्योंकि बिक नहीं सकेंगी, और कुछ को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा जो हो सकती हैं। कुछ इसलिए नहीं होती कि एक तो इनका बहुत बड़ा जो रिटेन्ड लॉस खड़ा हुआ है वो सरकार को उठाना पड़ेगा, फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन में सलाहियत, ये देखिए ना ऐसे ही तो नहीं होती प्राइवेटाइज, इनके लिए आपने बाहर मार्केटिंग करनी है, इनकी कॉर्पोरेट फाइनेंस ठीक करनी है, आपने एक सलाहियत बिल्ड करनी है, ये सारा काम हम नहीं कर पाते, इस वजह से नहीं होती। अच्छा, देन करंट अकाउंट डेफिसिट इज द मदर ऑफ ऑल इविल, तो इसका क्या इन्होंने किस जगह इंजाम पहुंचा रहे हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट अगले साल का लार्जली डिपेंड करेगा कि आपका जो इस वक्त आईएमएफ का मुआहिदा है वो होता है कि नहीं होता। अगर मुआहिदा हो जाएगा तो थोड़ा सा करंट अकाउंट कर सकेंगे, इंपोर्ट्स खोल सकेंगे, इकोनॉमी को अनक्लॉग कर सकेंगे, इसलिए कि पैसे डॉलर फ्लोज आ रहे होंगे, फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। व्हाट अबाउट 9th 10th 11th रिव्यू सर? 9th की उम्मीद भी रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ, because I think it's essential for Pakistan. 10th और 11th I think are now out. Plan B क्या सर? Plan B वही है जो पिछले नवंबर से चल रहा है। जो बेहतरीन दोस्त है चाइना, वो आपको फंड कर रहा है, इंपोर्ट्स को रोक के रखा हुआ है so that उसका बिल ज्यादा ना आए,
और अपने डॉलर रिजर्व से पेमेंट्स हो रही हैं, जैसे कमर्शियल 3-5 अरब डॉलर के करीब पेमेंट हुई, वो वापस नहीं आया। दैट्स प्लान बी। बजट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बजट जो है उसमें कोशिश की गई है कि आईएमएफ किसी तरह मान जाए। बजट में कोशिश की गई है कि लोगों को ये महसूस हो कि बहुत टैक्सेस का बोझ नहीं है। डोंट यू थिंक बजट डोंट यू थिंक आप ये कंफ्यूज बजट बनाया है? इधर से जो है वो टैक्सेस लगा रहे हैं और इधर से ज़राअत को खुश कर रहे हैं। तो चूंकि बहुत सी कोशिशें की गई हैं, इसलिए लोग ये फील करते हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। उनके अलावा डॉक्टर अमजद मक्सी, सेक्रेटरी जनरल एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।